नमस्कार, स्वागत है आपका क्लिक न्यूज़ मीडिया में। मैं माविन नासिर। हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में आज के हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं एमआईएम के मुंबई के महासचिव सर हाजी सलीम कुरैशी जी। हाजी सलीम कुरैशी जी की पत्नी गुलनाज सलीम कुरैशी मुंबई के बैंड्रापुर विधानसभा में जो भारत नगर क्षेत्र है उनकी नगर सेविका भी है। हाजी सलीम कुरैशी जी एक बेहतरीन संगठनकर्ता के साथ साथ एक बेहद ही शिक्षित राजनेता भी है। हैदराबाद का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव, संगठन को मजबूत करने के कार्य में सर हाजी सलीम कुरैशी हमेशा लगे रहते हैं। हाजी सलीम कुरैशी जी अपने मेहनत के दम पर और कुशल व्यक्तित्व को देखकर ओवीसी जी ने हाजी सलीम कुरैशी जी को मुंबई का महासचिव पद से नवाजा है। आइए हम संवाद करें एमआईएम के मुंबई के महासचिव हाजी सलीम कुरैशी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिक न्यूज़ मीडिया में। सर, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमें पता है कि राजनीति में आने से पहले आप मुंबई में जो सोशल एक्टिविटी में बहुत ही आप सक्रिय थे। सर, क्या कारण था आपका एमआईएम पार्टी आपने चुना? राजनीति में सक्रिय 99 से हूँ। मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथ इन्वॉल्व था, उसके साथ मैंने कई काम किया, सोशल वर्क किया, लोगों की खिदमत करी। लेकिन जब मैंने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज़ देखी जहाँ पे किसी यंग कार्यकर्ता को ऊपर आने से रोका जाता है और हमारे लिए प्रावधान बहुत कम थे, हमारे साथ नहीं दिया जाता था, सीनियर लीडर से हमारी मदद नहीं करी जाती थी, तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना कोई ऐसी पार्टी चुने जहाँ पे हमें हमारी मदद मिल सके, हम जो काम करते हैं उसकी सराहना मिल सके, हमारा साथ दे सके कोई हमारा सीनियर लीडर, और हमारी जो आवाज़ है लोकल लेवल पे, जो आम आवाम की आवाज़ है वो पार्लियामेंट में या असेंबली तक के पहुंचा सके। तो हमें एक ही पार्टी नज़र आई जो एक आम इंसान की आवाज़, एक आम मुसलमान की, एक आम दलित की, एक आम पिछड़े की आवाज़ पार्लियामेंट तक के या असेंबली तक के पहुंचा सकती है। वो एक ही पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी। तो इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनने का मेरा मकसद था कि हमारी आवाज़ वहाँ तक के पहुँच सके। सर, तभी आपको मुंबई का महासचिव पद से नवाजा गया। जो भीड़ भारत नगर, तभी आप भारत नगर पहुँचे मुंबई से, साउथ मुंबई से, तो एक बड़ा भीड़ हमें देखने को प्राप्त हुआ भारत नगर क्षेत्र में। सर, मैंने आपको तभी पूछा था कि तभी कोई नेता चलता है तो उसके पीछे कार्यकर्ता होते हैं, परंतु सर तभी आप चलते हो तो पूरा मोहल्ला, पूरा भारत नगर आपके समर्थन में होता है, आपके साथ होता है। तो सर, इतना लाड प्यार स्नेह आपको मिला है, तो उसका पीछे का कारण क्या है? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भारत नगर की आवाम का, जो मेरी आवाम मेरे साथ में है। देखो, नेता हर पार्टी के है भारत नगर में भी और पूरी मुंबई में और पूरे देश में, लेकिन लोग उसी को पसंद करते हैं जो उनके दुख में, सुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, ज़रूरत में उनके पास साथ खड़ा रहता है। मैंने ये तो नहीं बोलता हूँ कि 100% कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये किया हूँ कि जब भी मेरी आवाम को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका साथ देने की कोशिश किया, उनके वक्त पे उनके पास खड़े रहने के, उनके साथ खड़े रहने की कोशिश किया। तो आज वो लोग भी मेरे साथ में है और जब भी मुझे ज़रूरत रहती है, जब भी मेरा अगर वक्त आता है तो वो आवाम निकल के आती है और मेरा साथ देती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भारत नगर की आवाम का, ज्ञानेश्वर नगर की आवाम का, जो सबसे पहले तो 2017 में उन्होंने मुझे कॉरपोरेशन में के इलेक्शन में मेरी अहलिया को जिता के लाए, नगर सेविका बनाए, और उसके बाद भी जब भी मुझे वक्त पड़ी, ज़रूरत पड़ी, मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कैसा अनुभव रहा आपका एमआईएम पार्टी में? कैसा एक, अगर आपको कहे जनता से साझा करने के लिए, तो क्या बेहतरीन क्षण और पल आपने निभाया है एमआईएम के साथ? बिल्कुल। देखो, क्या रहता है मालूम क्या, हम लोग जब काम करते हैं ना लोकल लेवल पे, हम लोग एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं हम। तो हम लोग जब ग्रास रूट पे काम करते हैं ना, तो हमें सराहना मिलना चाहिए, हमें हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से शाबाशी मिलना चाहिए कि तुमने अगर कोई अच्छा काम किए हो तो उनकी तरफ से शाबाशी मिलना चाहिए, और उसी से हम लोग और प्रेरित होते कि हम आगे काम किस तरीके से कर पाए। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला था नहीं, लेकिन यहाँ पे जब भी हम अगर कोई अच्छा काम उठाते, कोई अच्छा मुद्दा उठाते, कोई अच्छा काम करते हैं, तो ओवैसी साहब की तरफ से, इम्तियाज़ जलील भाई की तरफ से, हमारे मुंबई अध्यक्ष की तरफ से हम लोगों को हमको मोटिवेट किया जाता है कि इस अच्छा काम करो, तो हम लोगों को भी खुशी होती है और हम लोग और प्रेरित होते हैं कि हम लोग और अच्छा काम कर सकें जी। सर, भारत के महाकवि प्रेमचंद जी ने कहा था कि आत्मा सम्मान की जो रक्षा होती है वो सबसे बड़ा धर्म है। सर, आज जो राष्ट्रीय स्तर पर आज जो बीजेपी और एमआईएम का जो हमें विवाद देखने को प्राप्त होता है, तो सर क्या वो आत्मरक्षण को लेकर है कि धर्म की सुरक्षा को लेकर है? देखो, आत्मसम्मान भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है और धर्म की रक्षा भी
इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि धर्म की रक्षा के नाम पे आप किसी को खुलेआम सड़क पे मार दो, किसी को काट दो, किसी से नारे लगवा दो। तो मेरे नज़र में जितनी ही ज़रूरत आत्मसम्मान है उतना ही ज़रूरत धर्म की रक्षा भी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि अगर मैं मेरी धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अगर किसी और धर्म के इंसान को रास्ते पे लिंच कर दूँ, किसी को काट दूँ, या मेरे धर्म के नारे में किसी से लगवाऊँ ज़बरदस्ती, तो ये गलत चीज़ है। अगर किसी कवि ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो चल रहा है, जो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और जो भी ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले हैं, ये मेरी नज़र में सरासर गलत काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म में की किताबों में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम अपने धर्म के नारे किसी से ज़बरदस्ती लगवाओ या किसी को भी ज़बरदस्ती मारो या किसी को भी बेइज्जत करो रास्ते पे। हर किसी का आत्मसम्मान है और हर कोई चाहता है अपने धर्म की भी रक्षा करे और अपना आत्मसम्मान बचा के रखे। यतीन नरसिंह आनंद जो बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद उनको प्रोजेक्ट करते हैं। सर, भड़काऊ भाषण तो देते ही है, विवादी शब्द तो उनके होते ही है, परंतु वर्तमान समय में जिन्होंने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी दिया है, तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है कि बीजेपी, आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता है, तो उनको एक बहुत आसान तरीका मिल गया है कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मुसलमानों की बुराई करो और खूब उनकी बुराई करो, उनके बारे में गलत बात करो, अपशब्द कहो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो जी। तो जितने भी आज आप देखेंगे कि जो ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो आज बड़े लेवल पे पहुँचे, तो ये मुसलमानों की बदौलत मुसलमानों को बुरा कह के, लेकिन आज इनकी ज़बान ऐसी हो गई है कि फिसलने लगी है। ये जो इन्होंने एक इज़्ज़तदार औरत के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़, माँ बहनों के ख़िलाफ़ अगर एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये बताता है कि इनकी सोच क्या है। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहते कहते अभी औरतों के ख़िलाफ़ कहने लग गए, जो इनकी पार्टी की कार्यकर्ता है। ये आगे देखो, ये आगे जो हमारे असद साहब कहते हैं कि जो आगे वक्त आने वाला है, ये और बुरा आने वाला है, क्योंकि ये अभी सरकार के कंट्रोल में भी नहीं रहे। पहले ये सरकार के कंट्रोल से ये सब बातें करा करते थे, कंट्रोल में रह के कर, लेकिन अब ये भटक चुके हैं और बहक चुके हैं। अभी आगे और जाके देखो, ये थोड़े दिन में इनके पार्टी के नेताओं को भी इसी तरीके से गाली बकेंगे। हो सकता है उसमें नाम शामिल हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी। सर, आने वाले 5 महीनों में मुंबई में बीएमसी का कॉर्पोरेशन चुनाव होने वाला है। हाँ। तो सर, एमएम ने क्या एजेंडा, क्या प्लान ऑफ एक्शन सेटअप किया है चुनाव को लेकर? हाँ, वो तो अभी इलेक्शन आ जाने दो, इंशाल्लाह इलेक्शन आएगा तो जो भी हमारे एजेंडा है, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज है, मीडिया के सामने रखेंगे। अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमारा होमवर्क चालू है। पहले हम लोग असद साहब के पास रखेंगे हमारा काम, और फिर असद साहब से जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको ही देंगे हम लोग हमारी स्ट्रेटजीज। और सर, क्या एमआईएम आम आदमी पार्टी के साथ, अन्य पार्टी के साथ अलायंस करेगी? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, इनके साथ अलायंस कर सकते हो। नहीं, ये फैसला हमारी मुंबई की यूनिट के हाथ में नहीं है। ये फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, या इम्तियाज़ जलील साहब करेंगे, हमारे बम्बई के सदर फैयाज़ अहमद खान साहब करेंगे। ये वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के साथ तो कभी नहीं हो सकता है हमारा गठबंधन। और जो भी रहेगा आपके सामने आएगा। वक्त ज़्यादा है नहीं, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त बचा है, 4-1 महीने बचे इलेक्शन के लिए, 5 महीने, इंशाल्लाह जो भी रहेगा आपके सामने आ जाएगा। सर, इतिहास में जब जब चुनाव हुआ है, हमने देखा है कि चुनाव विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर हुआ है, परंतु सर आज तभी चुनाव होता है, या फिर आप यूपी का चुनाव देखो या फिर बंगाल का चुनाव देखो, तमाम राज्य के चुनाव में जब जब चुनाव हुआ है तो हिंदू, मुसलमान और जाति और धर्म के आधार पर चुनाव हुआ है। तो सर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि तभी भविष्य में चुनाव होगा, तो उसका जो रचना है वो किस रचना के आधार पर होना चाहिए? जिस तरीके से आज तक के इलेक्शन होते आए हैं, चुनाव होते आए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे होते आए हैं, सरकार ने क्या खामियां है, सरकार की क्या खूबियां है, उसको मुद्दा बना के अपोजिशन लड़ा करती थी और उसको मुद्दा बना के सरकार लड़ा करती थी कि हमने क्या क्या खूबियाँ करी है, क्या क्या डेवलपमेंट वर्क करे। लेकिन आज जो बीजेपी ने 2014 से जो जीतते आ रहे हैं, ये देखे 2019 में भी जीता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे ही ये लोग कर रहे हैं। और शायद हो सकता है उसी लिए उनकी 300 से ऊपर सीटें आ गई लोकसभा में। तो इन फ्यूचर तो हम एज अ पॉलिटिशियन और एमआईएम की तरफ से हम तो यही चाहते हैं कि आगे जो इलेक्शन हो वो डेवलपमेंट के नाम पर हो,
अच्छा एक चेहरा जो भी कैंडिडेट है उसके चेहरे पर हो, शिक्षा के आधार पर हो, डेवलपमेंट के आधार पर हो, बस हम लोग और क्या चाहेंगे। बाकी आज और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझ पा रही, तो हो सकता है कि उनकी सोच ऐसी है। सर मैं रिसेंटली द स्क्रोल, वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री इनका मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो बहुत ही ग्राउंड रिसर्च करके अपना रिपोर्ट बनाते हैं। तो सर अधिकांश में जो भारत के युवा है उन्होंने हमें कभी बोलते हुए नहीं देखा कि उनको लगता है कि उनका धर्म संकट पर है। परंतु तभी आप प्राइम टाइम डिबेट शो देखते हो तो डिबेट शो में हमें देखने को प्राप्त होता है कि बीजेपी के प्रवक्ता वो कहते हैं कि धर्म संकट में है, धर्म संकट पर है। तो सर आज जो मीडिया का भी जो रोल है, किरदार है, वो एक नकारात्मक विचार से वो कार्य कर रही है, इसको आप कैसे देखते हो? देखो आज तक के 2014 से पहले तक तो हमने यही सुना था कि मीडिया जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है जी। लेकिन आज मीडिया अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है, अपने जो जिम्मेदारी थी उससे पीछे हट रही है और एक वन साइडेड बात करती है मीडिया। और ऐसा लगता है कि कोई आप अगर एंकर की बात सुनो तो वो एंकर कम और बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं जी। तो मीडिया अपने मुद्दे से भटक चुकी है, तो जाहिर सी बात है देश भी भटकेगा ही। देश भी भटक रहा है और मीडिया तो भटक चुकी है, तो देखते हैं आगे। और यूथ का जहाँ तक के सवाल हो तो यूथ भी आज बहुत एक्टिव हो चुका है पॉलिटिकली, सोशली। तो ये एक इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि चेंज, और मैं ये जानता भी हूँ कि आगे एक चेंज आएगा, क्योंकि यूथ आज बहुत सकारात्मक हो चुका है, बहुत एक्टिव हो चुका है और जैसे जैसे उनके जहन बनेंगे इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे। सर हमने देखा कि रिसेंटली महाड़, चिपलून, सिंधुदुर्ग में जो बाढ़ आया था, तो आपके भी द्वारा, एमएम के द्वारा, आपकी वार्ड 92 के द्वारा एक टीम वहाँ पर गई थी चिपलून में। सर आप भी गए थे, तो सर क्या परिस्थिति है वहाँ पर, आपने क्या अनुभव किया? नहीं, मैं जब बाढ़ आई थी तब हम लोग भी एमआईएम की टीम की तरफ से मुझे भी जाने का मौका मिला। सदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश था कि महाड़ में, चिपलून में जो लोग भी परेशान है, बाढ़ में जो सब कुछ खो चुके हैं, तो उनकी कुछ मदद करना चाहिए। तो हमसे जो हो सका, हमारी पार्टी से जो हो सका, हमने बहुत अच्छी मेहनत करी, कोशिश करी और यहाँ से हम लोग गए चिपलून, महाड़। वहाँ पे हम लोग महाड़ में क़याम किए थे हम लोग ने वहाँ पे। और फिर हम लोग ने जब चिपलून दूसरे दिन दौरा किया तो वहाँ के हालात बहुत बद से बदतर थे। हम बहुत खुशी महसूस हुई कि हम लोग वहाँ पे हमारे लोगों की मदद के लिए पहुँचे। हमने जब मदद के लिए पहुँचे तो हमने ये नहीं देखा कि हमारी मदद किसको पहुँच रही है, हिंदू को पहुँच रही है, मुसलमान को पहुँच रही है। हमने इंसानियत के तौर पे हम वहाँ गए थे और हमने हर किसी की वहाँ पे मदद करी, जिसको हम मदद कर सकते थे हमने मदद किया। और मैं आपके चैनल द्वारा दूसरे लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तक कि मेरी बात पहुँचती है कि महाड़ के, चिपलून के हालात बहुत, कोकन के हालात बहुत बद से बदतर है। आपसे जो हो सके आप लोग मदद भेजिए वहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो वहाँ पे हमारे भाई हैं और इस वक्त परेशान हाल है। तो कल को अल्लाह ना करे हो सके तुम्हारे भी ऐसी हालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कल को ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद के लिए इसी तरह से किसी को भेजेगा। तो आप कुछ मदद लेके वहाँ पे बिल्कुल जाइए। सर आखिर में क्या सूचना, क्या संदेश आपका रहेगा मुंबई के रहवासियों के लिए? क्योंकि सर कॉरपोरेशन इलेक्शन हर पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, सबको अपना मेयर बिठाना है, आप भी उस रेस में, एमआईएम भी है। तो सर क्या संदेश रहेगा तमाम मुंबई के रोकले कि वो भी एमआईएम को सपोर्ट करें और मतदान करने जाए? मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। मैं मुंबईकरों को ये बताना चाहता हूँ कि आप धर्म, जाति या पार्टी का चेहरा ना देखते हुए जो पार्टी आपकी मदद कर सकती है, आपको आपके बच्चों का भविष्य बना सकती है, आपने सबको मौका दिया है जी। मौका आपकी तरफ से सबको मिला है, शिवसेना को, बीजेपी को, कांग्रेस को, एनसीपी को, समाजवादी को, एमएनएस को। एक बार आप एमआईएम को भी ट्राई करके देखिए, मजलिस क्या कर सकती है और मजलिस ने क्या करी है हैदराबाद में। हैदराबाद का हमारे पास एक मॉडल है बताने के लिए कि हैदराबाद में किस तरीके से हम लोग बच्चों की तालीम के मामले में, मेडिकल के मामले में और हर एक चीज़ में हम लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं। और भारत नगर आप देख लो कि बम्बई में पिछले बार 2017 में हमारी 2 सीटें आई थी, उसमें से आप देखिए भारत नगर में किस तरीके से काम हुआ है, स्कूल का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, गलियों के काम हुए, बाथरूमों के काम हुए, हर एक काम जितना हम लोग कर सकते थे एमआईएम के नाम पे हमने वो काम किया है।
तो मैं मुंबई करों से एक गुजारिश करता हूँ कि एक मौका मजलिस को भी देखिए। ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, अगले 5 साल के बाद फिर चुनाव आएंगे। अगर हम लोग स्कोर कर पाए, हम लोग मेहनत नहीं कर पाए, हम लोग नहीं आपकी खिदमत कर पाए, तो आपके पास और दूसरे ऑप्शन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पास आपका भी समय बहुत कीमती है। आपने अपनी कीमती समय में से अपने समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।